हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स वाले और बीकॉम ऑनर्स वाले और जो बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसको हम ईवीएस के नाम से जानते हैं। तो इसका हमने लास्ट में हमने पार्ट 1 बनाया था जिसके अंदर हमने यूनिट नंबर 5 के लेसन नंबर 1 की हमने चर्चा की थी। तो वही लेसन नंबर 1 यहाँ पर हम कंप्लीट सेकंड जो है इसका पार्ट सेकंड है आपका, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक ही वीडियो को बहुत लंबे टाइम तक देख सकें, इसलिए मैंने आपको पार्ट में वीडियो बनाकर दे दी है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने जो है वहां पर बात कर ली थी। अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे जल प्रदूषण के कारण। तो जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। देखो, एक इन प्रदूषकों की अनेक श्रेणियां हैं, जैसे रोगजनक एजेंट, ऑक्सीजन नष्ट करने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे अस्थियां व लाश नदी में बहाना, घरों का कूड़ा करकट नदी में फेंकना और रेडियो एक्टिव रसायनों का जलीय तंत्र में पहुंचना, ये सब क्या है, जल प्रदूषण के कारण है। ठीक है। कार्बनिक रसायन निलंबित कणों की तलछट, पेड़ पौधों के अकार्बनिक पोषक तत्व तथा जल में घुलनशील अकार्बनिक रसायन, तेल, अभिलाप इत्यादि, ये सब के सब क्या करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत आने वाले कृषि का अपशिष्ट व जानवरों द्वारा नदी तालाब को गंदा करना और वनोन्मूलन, उर्वरक युक्त जल का नदी में मिलना, स्विमिंग पूल में क्लोरीन जैसे का जो क्लोरीन जो डाल देते हैं, इस जल को छोड़ना, ऑयल इंडस्ट्री के माध्यम से जल प्रदूषित होना इत्यादि, ये सब चीजें शामिल हैं। अब निलंबित कण कौन से होते हैं? निलंबित कण का मतलब हो गया जैसे कि आपके जैसे सस्पेंडेड जो होते हैं ना, मतलब जिनको अलग कर दिया जाता है, यानी कि जो वैल्यूबल नहीं है, ठीक है, उनको बोला गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जब जल में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ मिल जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन पर निर्भर रहने वाले जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि जो जल है आपका, उसके अंदर क्या होगा कि जैविक पदार्थ जो है वो मिल गए। अब उससे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी। अब जब वो चली जाएगी तो उससे क्या होगा कि जितने भी जलीय जीव हैं, जितने भी जलीय हैं, जैसे कि फिश हो गई आपकी, ठीक है, ये जितने भी जलीय जीवों की जो है वो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब निलंबित कणों के अवसाद कौन कौन से हैं? अब निलंबित कणों के अवसाद का मतलब यहाँ पर निलंबित कण कौन से, जो मैंने आपको बताया अभी, कि जिनको मतलब बिल्कुल ही मतलब हटा दिया जाता है वो कण। अब ये इसमें मिल जाते हैं तो मिट्टी के कटाव के कारण क्या होता है, मिट्टी और ठोस पदार्थ अविलीय कण है जो कि जल में निलंबित रहते हैं। अब ये बताया गया कि जो मिट्टी के कटाव के कारण जो ठोस पदार्थ है, अविलीय का मतलब क्या है, जो उसमें नहीं मिल पाते हैं, तो ये जल के अंदर हमेशा रहेंगे और मिट्टी के कणों की भारी मात्रा का जल में निलंबन सूर्य के प्रकाश के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है। अब क्या होगा, ये कण तो पहले से मौजूद है, अब जो सूर्य के प्रकाश जो है वो तो यहाँ तक मतलब इसमें आएगा, तो ये क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को नीचे जाने में बाधा पैदा करेंगे और इससे जलीय पौधों और प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, कमी आती है। तो ये आपका निलंबित कणों के अवसाद वाले में आएगा। दूसरा आएगा आपका कि जल में विलेय अकार्बनिक रसायन व कार्बनिक रसायन। विलेय का मतलब जो मिल जाते हैं। अब लवण, अम्ल, सीसा और पारा जैसे विषैली धातुओं के यौगिक कारण जो है जल पीने योग्य नहीं रह जाता और फसलों की उपज में भी कमी आती है। कार्बनिक रसायन जैसे कि कीटनाशक हो गया, प्लास्टिक हो गया, सफाई के रसायन, डिटर्जेंट इत्यादि ये शामिल है इसके अंदर। अब उद्योग से निकलने वाला गर्म पानी और ऊर्जा संयंत्र, जल में मिलने वाले रेडियो समस्थानिक, यानी कि जो ऊपर वाले में हमने क्या देखा कि जल में कुछ ना विलेय, विलेय का मतलब जो मिल जाते हैं बिल्कुल, है ना, जैसे कि हमने कहा इसमें लवण हो गया, अम्ल हो गया, सीसा हो गया, पारा हो गया, ये विषैली धातुओं के यौगिक हैं जो इसमें मिल जाते हैं, उसके अंदर पानी को पीने योग्य नहीं छोड़ते हैं। अब और भी जैसे कार्बनिक रसायन है वो कौन कौन से, जैसे कीटनाशक डालते हैं हम लोग, प्लास्टिक हो गई, या सफाई करने के लिए जो हम रसायन डिटर्जेंट का यूज करते हैं ना, वो सब भी इसमें शामिल है। अब उद्योगों से निकलने वाला गर्म पानी, जो उद्योग होते हैं जितने भी, तो गर्म पानी ऑक्सीजन की विलेयता को घटाता है और ये संयंत्र को ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयोग करने वाले बिजली घरों और उद्योगों से निकलने वाले गर्म स्थानीय जलों में तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसके बाद आता आपका रोग कारक एजेंट। अब ये कौन से हैं? रोगों के कारक जैसे जीवाणु, विषाणु, परजीवी और सूक्ष्म जीवों को जो घरेलू नालियों से और पशुओं की अशोधित अपशिष्ट पदार्थों के साथ में जल में पहुंचते हैं। अब ये जो रोग कारक एजेंट है ये कौन से हैं, यानी कि जो बीमारियों को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये इनके एजेंट है जो बीमारियों को आगे बढ़ाते हैं। वो कौन कौन से? जैसे मैंने कहा जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, परजीवी हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, जो कि घरेलू जो नालियां होती हैं उनमें से, और जो पशुओं द्वारा जो कि मलमूत्र यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं वो, ये इससे क्या होता है, जल में पहुंच जाते हैं और जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। और ये जीवाणु क्या होता है, मानव शरीर की बड़ी आंत में बढ़ते हैं और जहां से कुछ पाचन क्रियाओं और विटामिन टी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और कम संख्या में होने पर ये जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं। अगर कम संख्या होगी तो हानिकारक नहीं होंगे, परंतु ज्यादा संख्या के अंदर होंगे तो मनुष्य को क्या हो जाएगा, रोग हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है। उसके बाद है अजैविक पादप पोषण। अजैविक
देखो, तो जल मन घुलनशील नाइट्रेट और फास्फेट जो शैवाल और अन्य पौधों की अत्यधिक वृद्धि कराते हैं। खेतों में आवश्यकता से अधिक उर्वरक का प्रयोग करने से भी पोषण तत्वों की अधिकता के कारण होने वाली इस अत्यधिक वृद्धि को सुपोषण कहा जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि कभी कभार चीजें जो अच्छी है तो वो चीज ज्यादा डाल दो। अब जैसे इसमें मैंने बोल रखा है, इसमें क्या बता रखा है कि जो उर्वरक होता है, उर्वरक वैसे अच्छा है फसलों के लिए, पर अगर उर्वरक को ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाएगा तो भी ये क्या है, हानिकारक है। उसके बाद में आता है तेल अधिलाभ। अब तेल अधिलाभ क्या है? अब जो अधिप्लाव है इसका क्या मतलब होता है? अधिप्लाव का मतलब होता है ओवरले, यानी कि जो सतह होती है ना पानी के ऊपर, जो लेयर बन जाती है वो लेयर। तो प्रतिवर्ष 10 करोड़ टन से अधिक तेल का परिवहन होता है, और तथा परिवहन के दौरान लगभग 6.1% तेल का रिसाव समुद्र में होता है। रिसाव का मतलब है बहाना, तो वो पानी में बहा जाता है, और इसी प्रकार प्रतिवर्ष 200 लाख टन गैलन तेल जो है सागरीय तल को प्रदूषित कर देता है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर कि जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है। तो देखिए, जीवन के लिए वायु के बाद सबसे प्रमुख अव्यय जल ही है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पहले तो वायु बताया कि वायु आपके लिए बहुत जरूरी है, दूसरा आपका जल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही 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 जल जो जीवन का अनिवार्य अंग है। अब इसमें हानिकारक और अवांछनीय यानी कि जो जरूरत नहीं है, और विषैले यानी कि जो खतरनाक पदार्थ है वो मिल जाते हैं, और उसके बाद में ये क्या बन जाते हैं? विष यानी कि जहर बन जाते हैं। ठीक है, और आज भी हम जल स्रोतों के रूप में नदियों पर ही सर्वाधिक निर्भर रहते हैं। उसके बाद बताया गया कि मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, यह संक्रमित जल नहाने, पीने और खाने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, क्योंकि इसके उपयोग मात्र से पीलिया, हैजा और टाइफाइड जैसे रोग जो है हो जाते हैं। अब क्या होता है कि भाई इसके अंदर बताया गया, देखो, कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई रोग, एक जो है इटाई इटाई रोग होता है, ये उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, जो हड्डियां होती है और जोड़ों में दर्द, यकृत यानी कि फेफड़े, और जो लीवर होता है इसको कैंसर आदि का रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो प्रदूषित जल का प्रभाव है वो प्रवाल भित्ति पर पड़ता है, इससे प्रवाल विरंजन की घटना में बढ़ोतरी होती है। प्रवाल भित्ति क्या होती है? अब प्रवाल भित्ति क्या होती है, यानी कि ये ना छोटे छोटे जीवों से मिलकर बने होते हैं, और उसके बाद में चट्टान जैसे नजर आने लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा जल प्रदूषण का नियंत्रण है, जल प्रदूषण का नियंत्रण देखेंगे यहाँ पर कि सरकार को जल प्रदूषण के लिए जो प्रभावी कानून बनाना चाहिए, और यदि भी सरकार ने जल अधिनियम 1974 में इसे लागू किया था, और इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अब इसमें बताया गया कि जल की मात्रा, गुणवत्ता की गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने क्या करा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए एक अधिनियम 1974 बनाया। अब इसके बाद में इसी क्रम में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंदर आया, और इस अधिनियमों को प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने इन्हें समय समय पर विभिन्न संशोधन भी किए। संशोधन का मतलब बदलाव किए। और जल उपकरण अधिनियम 1977 ईस्वी के अंदर जल प्रदूषण नियंत्रण संशोधन 1988 में, ऐसे बहुत सारे संशोधन हुए और बहुत सारे बदलाव इसके अंदर आए। और इन अधिनियमों का मूलभूत उद्देश्य क्या था कि जल की गुणवत्ता को फिर से लौटाना और उसे स्वास्थ्यवर्धक बनाना, क्योंकि जल ही जीवन है, तो इसलिए हमारे लिए जल वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे की जानकारी हमारे को इसमें जो है पार्ट 3 में मिलेगी आपको, और क्योंकि आपको वीडियो ज्यादा लंबी नहीं देखनी पड़ेगी, तो पार्ट 3 में आपको ये पूरा लेसन खत्म कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।